Hello, welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today we all know we are celebrating Children's Day, which is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. और इसी संदर्भ में what we are going to do is that we are going to discuss that have the Nehruvian policies failed. क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि नेहरू आज भी बहुत रेलेवेंट है. आज भी बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं और इसके कैंपेन में भी नेहरू जी का नाम कई बार लिया गया है, कई बार उछाला गया है. एंड ये बात भी हम जानते हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनकी जो पॉलिसीज है वो आज भी ड्राइव करती हैं सोशल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को. That's why we'll dwell into this particular topic one by one. But before we start talking about the Nehruvian policies, let's look into, we can say, the life of Pandit Nehru. And to understand that and how Pandit Nehru lived his life, I'll call Anand sir, who will explain all these features about Pandit Nehru. नमस्कार बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे. ईश्वर करे आप सबके अंदर का बच्चा कभी भी ना मरने पाए, सर आपका भी. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ पंडित नेहरू. शुरुआत करते देखो 14 नवंबर 1889 को इनकी पैदाइश हुई और इनकी पैदाइश हुई इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज बोल रहे हैं, ठीक है. और इनकी मम्मी का नाम स्वरूप रानी और पापा मोतीलाल नेहरू, हु वाज एन वेरी सक्सेसफुल लॉयर. इनकी ऑलरेडी काफी अच्छी स्टैब्लिश्ड वो थी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, लॉयर प्रैक्टिस. 16 साल तक नेहरू जी होम स्कूल्ड थे. इनको कहीं बाहर पढ़ने नहीं भेजा गया, इन्होंने घर पर ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी. आफ्टर 16 ही वेंट टू हैरो, जो कि बहुत बड़ा स्कूल है लंदन का. फिर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी. यही नहीं, वहां के इनर लॉ टेम्पल से इन्होंने अपनी लॉयर की डिग्री ली. और उसके बाद हम लोग को बताया जाता है, बाय द वे एक छोटी सी खबर आपको और बताना चाहूंगा, इनके क्लासमेट्स इनको जो बुलाया करते थे और इनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था. और इन्होंने अपना पतंग उड़ाना अपने पियर्स को, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी पतंग उड़ाना सिखाया. तो काइट फ्लाइंग वाज हिज मेजर हॉबी. इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि 1912 के आसपास ये भारत वापस आ गए और इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी मूवमेंट कर रहे थे उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए यहां भारत में. Then he joined होम रूल मूवमेंट. एनी बेसेंट के संग मिलकर के इन्होंने होम रूल मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. These were his early exposure to politics. इसके बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम आया, उस समय इन्होंने अवध किसान आंदोलन यूपी में जाकर के किया. बाबा रामचंद्र जो फिजी वाले थे, उनके संग मिल करके इन्होंने अवध किसान आंदोलन को बहुत जोर शोर से प्रोपोगेट किया. वहां के पेजेंट के राइट्स के लिए इन्होंने काफी फाइट करी, लाठियां भी खाई. इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जब चौरी चौरा कांड हुआ, एनसीएम वापस ले लिया गया, तो उस समय ये अपने पिता का साथ छोड़ के, हिज डैड मोतीलाल नेहरू वाज अ प्रो चेंजर. आई एम श्योर आप लोगों को ये बात मालूम होगी. व्हाइल महात्मा गांधी वाज अ नो चेंजर. ये अपने पापा को छोड़ के गांधी जी के साथ हो लिया और ये वहां से आगे अपना पॉलिटिकल करियर लेके जाने लग गए. वन ऑफ द वेरी डिटरमाइनिंग फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ इज कि इन्होंने 1926 से लेके 27 के बीच में यूरोप की एक सघन यात्रा की. ये पश्चिमी यूरोप के तमाम देशों में गए, यही नहीं वो रशिया भी गए. एंड ही वाज माइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म. और वो इन्फ्लुएंस हमको इंडिपेंडेंस के बाद भी इनकी पॉलिसीज में देखने को. The form which he was following was Fabianism. That's what it was called. बिल्कुल. जो 1920s में basically a strand of socialism which developed in, we can say, UK. Okay, जिसके बेसिस पे आगे चलकर लिबरल पॉलिसीज, we can say, UK में आई, सोशलिस्ट पॉलिसीज आई as a matter of fact. तो वो फेबिनिज्म जो है उनकी कहीं ना कहीं एनी बेसेंट हो गई या फिर ये हो गए, ये काफी बड़े प्रोपोनेंट थे इन इंडिया. ठीक है. सो दैट इज अ फैक्टर सर व्हिच वाज आल्सो देयर, जो सोशलिस्ट वाला बता रहे थे. फेबियन सोशलिज्म उसको कहते हैं. ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शुरू किया था. और ये इतनी बेसिकली इट सेज कि भाई आप ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंज ला करके, डेमोक्रेटिक चेंज ला करके सोशलिस्ट समाज का निर्माण कर सकते हैं. आपको कोई रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स. जी बिल्कुल. तो ये फेबियन सोशलिज्म को मानने वाले इंसान रशिया से बहुत इन्फ्लुएंस हुए. फिर ये वापस जब इंडिया आए तो तुम लोग को मालूम होगा 1929 में लाहौर सेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी. इनके साथी थे सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद. ये तीनों उस समय यंग इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे और ये लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे. इन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से हटाया और लगातार नेहरू, बोस और आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने. नेहरू 2 साल के लिए, बोस 2 साल के लिए और आजाद तो 6 साल के लिए. all three of them were socialists 1940s onwards. जी, yes जी बिल्कुल बिल्कुल.
इसके बाद अगर मैं इनके बारे में आपको और थोड़ा बहुत बताऊं तो एक दो बातें मैं और बताना जरूर चाहूंगा। करीब 10 साल इन्होंने जेल में गुजारे। कैन यू बिलीव इट? 11 बार इनको जेल में डाला गया और ऑलमोस्ट अपने करियर का 10 साल 3600 डेज ही वॉज इन जेल। और इसके दौरान इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। Yes, sir. जिसका मैं जरूर जिक्र करूंगा। इन्होंने सबसे पहले लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, या ये 1929 में जब इंदिरा गांधी 10 साल की थी तो उनके नाम पे कुछ पत्र लिखे थे। यस और जानते हैं सर, मुंशी प्रेमचंद ने उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया। यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसके बाद इन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी, बहुत फेमस बुक है 1934 की। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और सबसे फेमस किताब है इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यस जो उन्होंने 1946 में लिखी थी। इनके ऊपर 4 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए इंडिपेंडेंस के बाद और करीब करीब 16 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और अर्ली इंडिपेंडेंस में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हमारी पॉलिसीज की। आप इसके बारे में जरूर कुछ प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल सर। सी नाउ वंस वी नो कि पंडित नेहरू जो है उनकी लाइफ कैसी रही, ही वाज अ हीरो ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वी मस्ट नो दैट what were the policies, because that we need to understand. Once we know about the life and the death of a person, we also must understand what are his policies, because वही उनकी legacy आगे carry forward करती है। तो now let's look into the various policies which we now know as Nehruvian policies. So the very first one is democratic institution building. Okay. Next one is secular and pluralistic state model, then mixed economy, public sector led industrialization, then non-alignment in foreign policy and the scientific temper for which Nehru ji was very much famous. Now let's look into each and every policies and we see how to do critically analyze them. Wow, you all as aspirants will critically analyze it. In that you need to take care of what all things. तो सर अगर पहले वाले की बात करें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, तो व्हाट बेसिकली वी ऑल मस्ट नो इज दैट कि इंडिया जिस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे काफी सारे अफ्रीकन नेशंस साथ ही साथ एशियन नेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंस पाए थे। ओके, बट हर जगह क्या ये देखा गया कि एक बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म प्रमोट हुआ। ओके, एक बेनिवोलेंट डेस्पोट क्या कहने का मतलब ये होता है अ पर्टिकुलर डेस्पोट, अ डिक्टेटर जो लोगों का भला चाहता है, बट ये अपने आप में ही वी कैन से इज एन ऑक्सीमोरोनिक वर्ड। व्हाई? बिकॉज यू कांट बी डेस्पोट एंड बेनिवोलेंट एट द सेम टाइम। तो इस चीज के अगेंस्ट नेहरू जी ने क्या किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया। वो जब पार्लियामेंट में बैठे तो ही मेड श्योर कि जब उनके एक कॉल पर पूरा देश उनके साथ बढ़ जाए, वहां पर भी उन्होंने अपोजिशन को स्ट्रेंथन किया और पार्लियामेंट्री डिबेट्स का में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ ही साथ इस बात को इंश्योर किया कि किसी भी तरीके का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो वॉयलेट ना हो, जस्ट बिकॉज ही हैज गॉट अ ह्यूज मेजॉरिटी। उस टाइम एज अ नेशनलिस्ट लीडर पंडित नेहरू को कोई अपोजिशन नहीं था। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उस टाइम पर इट वॉज सो वेरी इजी फॉर हिम टू डिक्टेट ऑल द टर्म्स, बट दैट्स नॉट व्हाट ही डिड। What he did is that he made sure कि अभी जब एज ए पार्लियामेंट की जब फाउंडेशन बन रही है, डेमोक्रेसी की जब फाउंडेशन बन रही है इंडिया में, उस टाइम पर अपोजिशन पार्टीज उनका से भी रहे और ये करने में बहुत बड़ा रोल है उनका, जो आज भी हमें देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स है जिनका स्तर कहीं ना कहीं गिर गया है, बट उस टाइम जिस टाइम पर एक्चुअली में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में सारे पार्लियामेंटेरियंस को उतना आइडिया भी नहीं था, उस टाइम पे ही वॉज द गाइडिंग लाइट। ओके, एंड दैट्स व्हाट सी इवन नाउ। तो इस तरह का जो आइडियलिज्म है, वी कैन से डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म, वो लेकर आए इन आवर स्ट्रक्चर। सर इनफैक्ट जैसे मैंने किताबों में पढ़ा हुआ है कि भाई यूनिवर्सल सफराज, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भारत में यूनिवर्सल सफराज इज बाउंड टू फेल, ये अनपढ़ लोग क्या वोट डालेंगे। बट पंडित नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमें यूनिवर्सल सफराज ही रखना है और आज उन्हीं की खातिर आज अगर आप देखें तो हम सब लोग इतना ज्यादा वोट के अधिकार को लेकर के इतना पर्टिकुलर हैं। Yes. वोटिंग होती है। Yes. तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो उनकी रही है वो तो एक ऐसी लेगेसी है सर जो हम लोग कभी भी छोड़ ही नहीं सकते शायद। यस, एंड दैट इज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ इट। और इस पर्टिकुलर नेहरूवियन पॉलिसी का कोई भी सानी नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव ट्रेट अबाउट इट। ओके, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इवन नाउ some sections of our society or we can say fringe elements वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया को because of the nature of its population they need a dictatorial leader, but
इस पर्टिकुलर मिथ को बहुत पहले ही पंडित नेहरू ने बस्ट कर दिया था, जिस टाइम पे देयर वर प्रेसिडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीकन नेशंस में देयर वर प्रेसिडेंट्स वेयर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यूज करते हुए सम डेस्पॉट वाज बिकमिंग द हेड ऑफ द नेशन, बट दैट्स नॉट व्हाट नेहरू डिड। कमाल चलता रहा। 1967 में जाकर आप ये समझेंगे कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स नॉट इन द पार्लियामेंट, स्टेट्स में कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसी सरकार आई और उसके पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। मींस ही लिव्ड इन एन एरा वेयर ही वाज अनअपोज्ड, बट स्टिल ही डिडंट बेंड द पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्स, डेमोक्रेटिक institutions in his favor. In fact, strengthened them. Yes, he strengthened them. He groomed them. ठीक है, उन्होंने उनको खड़ा किया. Okay. Now let's look into the second aspect. Okay, जो थोड़ा सा I would say कि वो controversial रहता है, कहीं ना कहीं appeasement का उन पे आरोप लगता है, which is secular and pluralistic state model. Sir, can you please throw some light over it? सर बड़ा फैसिनेटिंग है। देखिए, सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक, उस समय का जो भारत था पार्टीशन से निकला हुआ, तो उस समय जाहिर सी बात है धर्म के नाम पर हम लोग इतना लड़ के थक चुके थे कि पंडित नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन कि हम लोगों को एक सेक्युलर स्टेट, हालांकि सेक्युलर शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया था उस समय, बट ही इंसिस्टेड दैट देयर शुड बी इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, और सरकार का कोई भी किसी धर्म के प्रति रुझान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट तुम लोग को मालूम होगा कि जब सोमनाथ टेम्पल का Yes, वहां पर क्या कहते हैं उसे, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, तो इनवाइट किए गए थे प्रेसिडेंट। नेहरू जी वाज ऑफ द ओपिनियन कि किसी भी स्टेट के हेड को एक धर्म स्पेसिफिक के इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में अगर तुम देखोगे इस जो आजकल का माहौल और डिस्कोर्स चल रहा है, नेहरू जी के ऊपर अपीजमेंट, जैसा कि सर आपने बोला, उसका वो लगाया जाता रहा है, तुष्टीकरण। हाँ, जो वर्ड बोला जाता है अपीजमेंट, हाँ, अपीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ऐसा बोला जाता है अब। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि उस टाइम पे जो सिस्टम्स थे, उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये बात समझना जरूरी था कि द काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म, जैसा कि सर आपने बताया कि सेक्युलर वर्ड उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज किया गया था, बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, चाहे हमारे कल्चर और माइनॉरिटी बेस्ड राइट्स हैं, उनको स्ट्रक्चर ही ऐसा किया गया था कि टैसिटली वी वर सेक्युलर एंड द सेक्युलरिज्म व्हिच वी फॉलोड वाज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल। हाउ? बिकॉज इन वेस्टर्न मॉडल्स व्हाट इज डन इज दैट state is separated from the church. Okay, by church we mean religion, but in India the shape of secularism was different. और ये किसने डिसाइड किया? इसके पीछे पंडित नेहरू और उनके जैसे we can say constitution makers का ही हाथ है, जिनके लीडर पंडित नेहरू थे, जिसमें कि हर पर्टिकुलर रिलीजन को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है और सबको सपोर्ट भी किया जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो कुरीतियां हैं उनको कर्म करने की भी कोशिश की जाती है, रिफॉर्म की। यस, एंड दैट्स व्हाई प्रेजेंटली चाहे किसी भी तरीके की सरकार रहे इंडिया में, राइट विंग, लेफ्ट विंग और वॉट एवर विंग, ठीक है, स्टिल जिस चीज पर वो भारत से बाहर जाकर दम भरते हैं, ठीक है, वो जो है वो सेक्युलरिज्म ही है। दैट्स आर सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी, यस, प्लूरलिस्ट नेचर। और इस बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत डिटेल में लिखा है। ये सेड बिकॉज इट हैज बीन क्वेश्चनड आल्सो देयर ना, कि इज द प्लूरलिस्ट नेचर ऑफ अ स्टेट good for a nation? Okay, because too much diversity sometimes can be questioned, but that's not the case. He said that कि जो pluralist nature है ये basically क्या करता है, एक melting pot बनाता है एक कंट्री को, एक cosmopolitan बनाता है एक कंट्री को, एक सिटी को। ओके, ये हमने पहले से देखा है। If we go into the ancient India, medieval India, the cities which developed, उनके डेवलपमेंट के पीछे ये जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग प्लेसेस के लोगों का, अलग अलग रीजन के लोगों का आना, दैट इज द फैक्टर विच बेसिकली डेवलप्ड अ पर्टिकुलर सिटी, वेदर इट इज विद दिल्ली इन द मीडिएवल और वी गो टू पाटलिपुत्रा इन द एंशिएंट, और से कन्नौज और हड़प्पा, wherever the people are there, the more diversity it is, the more pluralistic their society is, more they develop. That's what he thought about. Okay. Sir, next particular thing which is very much important because it is again a bone of contention between the two varying wingers in our politics is the mixed economy and socialist planning. Okay sir. Sir, इसमें अगर हम देखेंगे तो what we realize is that कि देखिए हमने during after आज़ादी what we realize is that कि कहीं ना कहीं जो imperialistic structure जो था उसके फेवर में हम नहीं थे। क्यों? क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा था, कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी थे हम। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वेस्टर्न कंट्रीज में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके हमें इल इफेक्ट्स हमने झेले, बिकॉज हमारे यहां तो नहीं आया, ठीक है, उस लेवल पे। सो दैट्स व्हाई व्हाट नेहरू डिड इज दैट बिकॉज ऑफ हिज
we can say affinity towards socialism or the practice of Fabianism. What he did is that he took mixed economy and planning, which sir you just while you were introducing the whole thing about Pandit Nehru, you talked about it that कि रशिया से इंस्पायर होके, which was of course USSR during those times, ठीक है, तो वो वाला फैक्टर लिया. अब इसमें समझने की बात यहां पर यह है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फैक्टर है, इससे एक पर्टिकुलर टर्म आया फॉर दैट पंडित नेहरू इज क्रिटिसाइज्ड, ओके, एंड दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, जो कि आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो चेंज हो गया. लेकिन हमें समझने की जरूरत है सर कि यहां पर कि जो हमारा स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे, ओके, एंड फॉर दोज फैक्टर्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड इज दैट कि मार्केट को कंप्लीटली ओपन कर देना वाज बेसिकली नियो कैपिटलिज्म को बुलावा देना, ठीक है ना, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, अगर वो कंट्रीज अगर कॉलोनाइज नहीं भी करेंगी तो भी वहां के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एमएनसी जो उस टाइम नहीं आई थी, बट दो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां के, दे वुड हैव capitalized India in a different fashion economically, which is called neo-capitalism, which is a feature of 1970s. So what we need to understand is that it was the demand of time what he did, but of course there were fundamental flaws in that. ये planning जो है initially जब बनी तो planning commission was the basically the body which was changed in 2015 and now we have नीति आयोग. पर प्लानिंग कमेटी ने क्या किया या प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, प्लानिंग को थोड़ा सेंट्रलाइज्ड कर दिया, एंड दैट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन का इंटेंशन ये था कि along with finance commission which is the constitutional body, they also look into कि how this country can proceed. इसी में 5-year plans आए, कई बार रोलिंग प्लान्स आए, ठीक है ना, इस तरीके के प्लान्स के थ्रू इंडिया के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया गया. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये सब में एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो आया वो ये आया कि कहीं ना कहीं प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई, जो कि सही तरीका नहीं है. स्टेट्स, वी हैव स्टेट्स आल्सो, वी आर अ फेडरलिज्म ऑफ आवर ओन काइंड, ठीक है, विद यूनिटरी बायस. इस बात को भूल गए लोग और इसी कारण से इसका रिपरकशन हमें झेलना पड़ा और इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं वी कैन से एक एडवर्स इफेक्ट आया, which of course was rectified later on when LPG reforms were introduced in 1991 after the balance of payment crisis. सर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हम लोग अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है या नहीं है? देखिए सर, मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी वी कांट कॉल आवरसेल्व्स कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, बिकॉज हमारा मार्केट अभी भी क्या है, कंप्लीटली ओपन नहीं है. एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या हुआ, ऑफ कोर्स मार्केट ओपन किया गया था, बट स्टिल जो सरकार है वो थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स बहुत ही पैनी नजर रखती है कि कोई भी कंपनी यहां पे आ रही है. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, आपने एक टर्म सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में जो कंट्री है हमारी, जो एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट है हमारा, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट. बट देन देयर आर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ओके, जो काफी वी कैन से वोलेटाइल है. जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, दीज एफपीआईज गो अवे, ठीक है ना सर. आपके फ्रेंड्स होंगे, आप भी होंगे, शायद मैंने भी शेयर से पैसे लगाए, वी नो द इंपैक्ट ऑफ एफपीआईज. तो सरकार अभी भी एफडीआईज को तो प्रमोट करती है बट एफपीआईज को तो फेवर में नहीं रहती है, बिकॉज दोज आर शॉर्ट टर्म गेन्स, ओके. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स अभी भी हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है उस वी कैन से उस पैराडाइम से तो हम निकल आए हैं, लेकिन उसका जो प्रकोप है, उसके जो इंपैक्ट है, वो अभी भी हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग ऑल दीज केसेस. तो मतलब पीएसयू से निकलते निकलते धीरे धीरे हम लोग अब शायद रेगुलेटर बन रहा है. यस सर, व्हिच इज द नेक्स्ट पॉइंट कि पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने डिसाइड किया था. दैट्स व्हाट पंडित नेहरू डिसाइडेड ऑन. ही सेड, उन्होंने डैम्स देखे और उन्हें टेंपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा, ठीक है ना. क्यों कहा? बिकॉज ही थॉट कि अगर हम बड़ी मशीनरीज लगाएंगे, दैट टू पब्लिक लेड, बिकॉज उस टाइम पे हमारे इंडस्ट्रीज जो थे दे वर नॉट दैट केपेबल कि वो अपने दम पर इंडस्ट्रीज लगा पाए, ओके. सो दैट्स व्हाई, और अगर लगाते भी हैं तो हमारे यहाँ के लोगों की नीड्स को फुलफिल कर पाए, इसमें मुश्किल था. इसलिए व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट PSUs were created, okay, public sector undertakings. हाँ, yes sir, please. एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे. आई थिंक नवरत्न का भी कॉन्सेप्ट नेहरू जी ने दिया वो, और सॉरी, हाँ नहीं प्लीज कंटिन्यू सर. बॉम्बे प्लान का जिक्र मेरे दिमाग में यहाँ पर आ गया. वहां पे इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इनफैक्ट डिमांड किया था मिक्स्ड इकोनॉमी. यस, 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने, यस, उन लोगों ने ये डिमांड किया था और काफी हद तक उससे इन्फ्लुएंस भी है ये. और साथ ही साथ इंडिया उस टाइम पे कैपेबिलिटी वाइज, बिकॉज वी वर सोने की चिड़िया लॉन्ग बैक, बट एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स इम्पोवरिश्ड अस कंप्लीटली. उन्होंने गरीब करके गए, वो हमें रिसोर्सेज लेके चले गए, ठीक है. कुछ चीजें जो रह गई
जो कि हमें हेल्प की वो था रेलवेज, ठीक है ना, जिससे कि एटलीस्ट एक्सेस इजी था टू ऑल द प्लेस। जी जी जी। तो जो पॉलिसीज बनी वो उस टाइम का नतीजा थी कहीं ना यस कहीं। यस, हाँ। तो इसमें हमें समझने की बात यह है कि वहां पे पीएसयू ही एक मॉडल था जिसमें कि वी कुड हैव फ्लरिश्ड एंड दैट्स व्हाट ही अडॉप्टेड। और इन पीएसयू के बारे में बताऊं, टेक्निकल डेफिनेशन अगर पीएसयू का हम समझे तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि 51% एटलीस्ट 51% स्टेक गवर्नमेंट का रहता है, तो तभी इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। बट इवेंचुअली व्हाट वाज फाउंड इज दैट कि जो पीएसयूज हैं दे आर स्टार्टेड बिकमिंग लॉस मेकिंग एंटिटीज। ये लॉस मेकिंग एंटिटीज बनती गई और प्रॉब्लम उसमें ये थी कि पीछे जो फंडामेंटल रूल्स थे इनके वो एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग के थे भी नहीं। दे वर मोर टू डू विद कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे, ठीक है। जैसे रेलवेज है, वी ऑल मस्ट नो, अगर आपको नहीं पता है तो आप जानिए कि रेलवे भी एक वी कैन से पीएसयू ही है, ठीक है ना। बैंक्स आर अ पीएसयू, दे हैव बीन नेशनलाइज्ड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रेलवेज में लॉस जो है वो बियर करता है सरकार, ठीक है। क्यों बियर करता है? ताकि लोगों के ऊपर उसका इंपैक्ट ना आए। बिकॉज प्राइमरी पर्पस क्या है कि लोग सेफली सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए अफोर्डेबल रेट्स पे। तो वहां पे रेलवेज जो है वो बियर करता है कॉस्ट। बट उसके भी कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं, जैसे कि फ्रेट, जो फ्रेट होता है या मालगाड़ी जिसे आप समझते हैं, वो मालगाड़ी के थ्रू बेसिकली जो रेलवे है या रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे बोर्ड जो डिसीजन लेता है रेलवेज के सारे, वो बेसिकली रेलवे को प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बनाने की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये पीएसयूज वर द डिमांड ऑफ द टाइम एंड दैट वाज द रीजन दैट नेहरू स्टक विद इट। ऑफ कोर्स आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, एज वी ऑल नो, ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट। उस टाइम पे बकायदा डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई थी, ठीक है, जिसका काम ही यही था कि डिसइन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो काफी सारी जो पीएसयूज थे उन्हें बंद भी किया गया, दे वर लॉस मेकिंग एंटिटीज। कुछ अपने आप ही बंद हो गई, जैसे कि देयर इज एन एग्जांपल ऑफ फलाया टाउनशिप इन बरौनी, ठीक है, बरौनी विच इज अ इंडस्ट्रियल सिटी इन प्रेजेंट डे बिहार। तो वहां पे ये चीजें हमने देखी कि किस तरीके से पीएसयूज, दोज पीएसयूज हु बिकेम अ लॉस मेकिंग एंटिटी, वो अपने आप बंद हो गई या फिर बेच दी गई, ठीक है ना। लेकिन इनिशियली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, दो रोल थे। पहली बात तो ये कि ये लोगों के लिए सामान बना रही थी, दूसरा चूंकि ये लोग हैवी मशीनरी में डील कर रहे थे, दैट्स व्हाई लेबर की जरूरत थी, तो काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, ठीक है। तो दीज वर द पर्पसेस ऑफ इट। अपना पर्पस काफी हद तक जस्टिफाई किया, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात सच है कि विद चेंजिंग टाइम दीज पीएसयूज डिडंट चेंज देमसेल्फ। अब तो जैसे आपने नवरत्न का कंसेप्ट दिया है, अब तो उसको ब्रेक कर दिया गया है, महारत्न, मिनी रत्न एंड नवरत्न। काफी कंपनीज अब महारत्न में है, जो कभी कभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी आ जाती हैं, ठीक है, जैसे ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, ठीक है। दीज आर वेरी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, बट देन देयर वर सम कंपनीज आल्सो व्हिच वर नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंड व्हिच लॉस्ट देयर शीन, अपनी चमक खो दी उन्होंने, एंड इवेंचुअली दे स्टॉप्ड। ओके, नाउ सर, let's talk about the non-alignment in foreign policy. Very important. I know it's a favorite topic of yours. So please you take the lead. देखिए, नॉन अलाइनमेंट उस समय कितना जरूरी था ये तो आई थिंक आप सबको समझ में आता ही होगा। हम लोग जरा एकदम ताजा ताजा आजाद होके निकले थे और दो गुंडे दुनिया के हमसे कह रहे थे कि या तो हमारी टीम में, नहीं तो तुम हमारे खिलाफ हो। तो ऐसे मौके पर इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ गट्स एंड विजन टू से दैट नो, इंडिया हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरेस्ट्स, और हम अपने इंटरेस्ट के आधार पे अलाइन होंगे। हम परमानेंटली किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, चाहे वो अमेरिका का ग्रुप हो, चाहे वो यूएसएसआर का ग्रुप हो। और कुछ ही देश थे जो ये कर पाए, जैसे घाना कर पाया, युगोस्लाविया कर पाया, बहुत कम लोग ये कर पाए। इंडिया ने भी किया, ये किया, इजिप्ट बिल्कुल सही, इंडोनेशिया भी शायद, यही सब लोग थे जिन्होंने नाम बनाया। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज था और उसका फायदा हम लोग को कई दिनों तक मिलता भी रहा। हम लोगों ने अपने आप को जब भी किसी परमानेंट ग्रुप में अलाइन करने की कोशिश करी है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि हम लोग को हमेशा उसका नुकसान अभी भी झेलना पड़ रहा है। चाहे जब तुम अभी देखो, अभी हमने अपने आप को जब बहुत क्लोजली अमेरिका से अलाइन करने की कोशिश करी, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। हम लोग कितना खुश हुए थे जब ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, और देखिए ट्रंप ने क्या किया। हमको अब मजबूरी में चाइना के पास जाना पड़ रहा है, रशिया के पास जाना पड़ रहा है। सो इफ यू ट्राई एंड ब्रेक दिस आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में शायद आपको थोड़ा फायदा हो जाए,
लेकिन लॉन्ग टर्म में पीपल विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू। आपकी जो रिस्पेक्ट है कि भाई इनका कोई मॉरल स्टैंड तो है ही नहीं है, ये तो अपने फायदे के हिसाब से कहीं भी चले जाएंगे, तो लोग भी हमारे संग अपने फायदे के लिए ही जुड़ेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट, मेरा ऐसा मानना है कि सर फॉरेन पॉलिसी में जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, उससे हम लोग जितना शिद्दत से जुड़े रहेंगे उतना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है। सर आई हैव अ बिट ऑफ डिफरिंग व्यू ऑन दैट, ठीक है ना? ठीक है, आई बोलते ना एग्री टू डिसएग्री। Okay. व्हाई? हाँ. बिकॉज आई थिंक सर कि वी शुड इंडिया, व्हाट आई थिंक दैट इंडिया, द प्रॉब्लम विच इंडिया फेसेस, ठीक है, और जिसका कहीं ना कहीं वी कैन से द ओरिजिन इज नाम ओनली, दैट वी आर ऑलवेज, वी कैन से फेंस सिटर्स, एक टर्म होता है सर, हम फेंस पे बैठे रहते हैं, ठीक है। Even in UN resolutions, we hardly take any call. Okay, we want to be Vishwaguru. Okay, now if we want to be Vishwaguru, then we need to take call. छोटी छोटी कंट्रीज भी डिसीजन ले लेती हैं, कहीं पर भी खड़े होने को तैयार रहती हैं कि ओके वी आर विद दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, बट बिकॉज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग एनी स्टैंड। देखिए, एक तो वो था कि जैसे आपने कहा कि 2 गुंडे थे और उनके पार्टी में ना जाना, बिल्कुल सही बात है, नहीं जाना चाहिए। नोबडी कैन बुली अस, वी आर नॉट सच अ स्मॉल नेशन, वी आर अ ह्यूज नेशन राइट नाउ, विद द मोस्ट पॉपुलस नेशन, वी कांट बी बुलीड इनटू समथिंग, but we must understand this particular thing, that right now this whole world from multipolarity, now ये pockets में polarity की तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। by pockets in polarity कहने का मतलब यहां पर ये है कि we need to readjust, recalibrate our relations with the big powers as well as the small powers, and for that we have to come out of the non-aligned movement mindset। और कहीं ना कहीं जो इंडो चाइना वॉर हुआ था और उसमें हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम एनी ऑफ नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट कंट्रीज, वो एक बहुत बड़ा मैं रीजन मानता हूं कि वी शुड नॉट बी लुकिंग टूवर्ड्स सच we can say stale concepts of non-aligned movement। और non-aligned movement के जो अगर हम postulates में जाएं, जो principles में जाएं, उसमें ये है non interference, ठीक है ना, और non violence and other these things। I don't think कि this is away from real politics। जो real politics होती है उसे ये चीजें बहुत अलग हैं, ठीक है। we need to interfere at times for our own personal interest। एक नेशन जो भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, यूएन और फलाना और ठिकाना, ठीक है ना, बट हमेशा एक कंट्री के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए, और जब भी इस पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तब तक धोखा मिलेगा, जैसे हमको इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में मिला था, बिकॉज चाइना वाज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट, एंड व्हाट वी फाउंड देयर इज दैट कि चाइना के वहां पे मेंबर होने के बावजूद, सोचिए, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि कोई 2 कंट्रीज ना लड़े, उसी ऑर्गेनाइजेशन की 2 बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ गई और बाकियों ने कोई स्टैंड नहीं लिया, रोकने की कोशिश नहीं की, कोई सब्सटेंशियल स्टेप नहीं लिया। ऑफ कोर्स कॉल्स किए होंगे, ये सब किया होगा, लेकिन कुछ ऐसा अलग नहीं हो पाया। तो जो यूएन बना था, ठीक है, जिसका प्राइम पर्पस, सोल पर्पस क्या था, यूएन बनने का प्राइम पर्पस था बिकॉज लीग ऑफ नेशंस फेल्ड। ओके, तो अब फर्दर वॉर ना हो, बट अब वॉर जैसे ही अगला हुआ वैसे ही यूएन जो है उसका पर्पस खत्म हो गया। नॉन अलाइंड मूवमेंट भी इसलिए बना था कि आप अलाइनमेंट ना करो और आपस में पीसफुल तरीके से चलो, और इतने बड़े 2 कंट्रीज के बीच में अगर वॉर हो जाता है तो अपने आप में नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो अस्तित्व है, ठीक है ना, वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और मुझे लगता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो शगुफा है ये बहुत दिन तक खींचा गया, और नेहरू जो है उनकी ये इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को somehow I think was not right। Of course we should have not joined NATO or CENTO at that point in time, because in Asia they made CENTO, और we should not have joined Warsaw, जो हमने नहीं किया, अच्छी बात है, but at the same time we should have had some military alliances, because in Indo-China war even Russia didn't support us, USSR didn't support us। Okay, US which always looked at China with skepticism, अभी भी देखता है, because China is very mysterious country, they never reveal what they say, what they mean, these are two different things। So इस बात को समझते हुए हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे जो अब हम लेते हैं, ठीक है। जैसे गलवानी हो गया, वहां पे when the China tried to do some miscreant, then they wanted to spread miscreants, then they were reprimanded for that, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्ट करता है। इंडिया एक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, तो वहां तब भी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन चाइना वाले डिबैकल के कारण मैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फेल्ड पॉलिसी मानता हूं सर। सो देयर आई, ठीक है, आई एग्री टू डिसएग्री। आपकी बात से मैं सहमत हूं। बस मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा यहां पे, शायद नॉन अलाइनमेंट को अगर तुम फेंस सिटिंग के तौर पे देख रहे हो तो ये वाकई में गलत थी।
उसके हमें खामियाजे भुगतने पड़े, जैसा कि सर ने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। लेकिन अगर नॉन अलाइनमेंट को हम इस तरह से देख रहे हैं कि हम परमानेंटली किसी से नहीं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, Yes. तो वो शायद अभी भी रेलेवेंट। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा इंटरेस्ट सर्वोपरि है जी, देन एवरीथिंग इज फाइन। फिर आप वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशंस, वॉट एवर दीज मूवमेंट्स एंड ऑल वी ज्वाइन, बट वी शुड नेवर बी इस जो रियल पॉलिटिक है, ठीक है, जो मैकियावेली भी बोल के गए हैं कि ये एक सच्चाई, जो सच्चाई से आंख नहीं बंद करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि वो हिंदी चीनी भाई भाई और ये सब कंसेप्ट्स लेकर पंडित नेहरू थोड़ा सा आइडियलिज्म में 2 स्टेप आगे बढ़ गए। इनफैक्ट ठीक है ना, जब ये इनकी मृत्यु भी हुई तो वो इसी वजह से बहुत ज्यादा सैड थे। He was in a lot of shock because of Sino-India war. Yes, because the thing is, he never expected this to happen. Okay, because I must tell you, sir, my parents are from military background, so I can even tell you that कि ये भी एक थ्योरी दी जाती है, कि थ्योरी क्या दी जाती है, इट्स अ फैक्ट कि गांधी जी वाज ऑफ दैट ओपिनियन एंड इवन नेहरू कि लेट्स डिसबैंड आर्मी कंप्लीटली। यस, लेट्स डिसबैंड आर्मी। Now, this particular failure in Indo-China war of our armed forces, which is not even failure because they were not even informed. Our air force was not used properly. Our air force was quite advanced as compared to China. Okay, but of course, foot soldiers, China has more foot soldiers because they had PLA. वहाँ People's Liberation Army थी, ठीक है, which are huge in number. Okay, China is of course was the most populous country till last year. Okay, so वहाँ पर कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते थे, but Air Force तो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स भी हुई हैं वहां पर, ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं नेहरूवियन आइडियलिज्म के कारण हुई है। तो हमें इस वक्त समझना चाहिए कि नेहरूवियन आइडियलिज्म जो है वहां से नेहरूवियन रियल पॉलिटिक की तरफ बढ़े हम लोग, ठीक है, क्योंकि बाकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड द साइंटिफिक टेम्पर एंड टेक्नोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय पंडित नेहरू। जैसे आप आज के टाइम पे IITs देखते हैं, एम्स देखते हैं, IIMs देखते हैं, इसरो देखते हैं, यस सर, इसरो देखते हैं। ये सब के सब इनिशिएटिव्स हैं और किसी के नहीं बल्कि पंडित नेहरू के। और जिन इंस्टीट्यूशंस के दम पर आजकल कुछ सरकारें, ठीक है, अपना एजेंडा भी रन कर रही हैं, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ओके, लेट देम क्रिटिसाइज पंडित नेहरू एज मच दे वांट, बट इट इज अ फैक्ट दैट ये सब आइडियाज, ये सारी की सारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू की प्रोग्रेसिव सोच से ही निकल कर आती है। ठीक है सर, इस पर आपका क्या टेक है इसके ऊपर? जैसे मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा इस विषय में, तो मुझे पीसी महालनोबिस, आई एम श्योर तुम लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये काफी अच्छे मित्र थे जवाहरलाल नेहरू के, और इन लोगों ने साथ में मिलकर सेकंड 5 ईयर प्लान डिजाइन किया जिसमें हेवी इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा फोकस था। नेहरू महालनोबिस मॉडल इसको ये कहते हैं। जी, हाँ, जी, बिल्कुल सही सर ने बताया आपको कि IITs खोले गए, इसरो खोला गया, स्टील मिल्स खोली गई भिलाई में, राउरकेला में। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, वो भी इसी तर्ज पे खुला था, जिसके की जो इनिशिएटर थे वो महालनोबिस ही थे। महालनोबिस ने बेसिकली, पीसी महालनोबिस ने पूरे वर्ल्ड के जो साइंसेस के नोबेल लॉरेट्स थे उनको और इकोनॉमी के नोबेल लॉरेट को इकट्ठा कर लिया था एक जगह पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के केस में क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है सर उस टाइम पे जो हो पाई, दिस वाज बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर विच नेहरू हैड। जैसे आपने कहा कि नहीं कि यूरोप पूरा घूमे थे, ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू एन एलीट फैमिली, ठीक है ना, दैट हेल्प, बट अ लॉट ऑफ पीपल बिलोंग टू एलीट फैमिली, दे डोंट मेक यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, बट ही मेड यूज ऑफ हिज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। He had a global stature. Yes, global stature. He was blue-eyed boy of our Indian independence movement. That's why whenever Gandhi ji was asked to send somebody on some international platform, he always used to send Pandit Nehru. Okay, why? Because he knew that he can handle the things well. He had good connections, good networks across the various world leaders. उनका फैशन स्टेटमेंट बहुत अच्छा था. You know, a lot of people followed his fashion statement. He had a very particular way of dressing up, his Nehru cap, his rose. They were all phenomenal. और सर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, शायद साइंटिफिक टेम्पर जो है सर, yes, sir. क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में ये साइंटिफिक टेम्पर धीरे धीरे कम हो रहा है? या ये बात बिल्कुल सही है सर कि देखिए बहुत ही डायबॉलिकल स्टेट में हम रह रहे हैं। एक तरफ हम साइंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं सुपरस्टिशन की भी, ठीक है। तो इन चीज़ों ये वी कैन से दीज डायबॉलिकल थिंग्स विच हैपन इन आवर सोसाइटी, इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर एजेस नाउ। ओके, वी आर
a kind of society where we have ISRO, ठीक है, और वहीं पर when the particular rocket is getting launched उस टाइम पे पूजा भी हो रही है, ठीक है ना, या फिर शस्त्र पूजा भी हो रही है एमिनेशंस की, we live in that kind of society और there's nothing wrong with that even, ठीक है, कोई इशू नहीं है, because once whoever is working in those fields they are able to differentiate कि क्या चीज साइंस है और क्या चीज बिलीफ सिस्टम है, और उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो उनको साइंस से दूर अगर नहीं ले जा रहा है तो एवरीथिंग इज फाइन, बट जहां पर ये पर्टिकुलर लाइन विच इज अ थिन लाइन वो क्रॉस हो रही है अगर, तो वहां थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो पॉलिसीज उस टाइम पर इसरो के बारे में सोचना, जब इंडिया वाज एक्चुअली फेसिंग बेसिक सस्टेनेंस इश्यूज, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा, हमें मैक्सिको से वी कैन से वीट प्रोक्योर करना पड़ा, और थ्रू दैट वी वर एबल टू फीड आवर पीपल, हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और उन सब के पीछे इस तरह की बॉडीज है, साइंटिफिक बॉडीज है। व्हाई? बिकॉज नेहरू थॉट की कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है ये आगे चलकर इंडिया को टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कर देंगे, जिसके हमें एग्जांपल्स अब दिखते हैं कि जब चंद्रयान जाता है एंड ऑन द डार्क साइड ऑफ मून वी लैंड, एंड देयर आर कपल ऑफ नेशंस हु डिड दैट, and with the resources we have we really feel very proud about it. In fact हमारी जो न्यूक्लियर पावर है, yes, उसके लिए भी होमी जे भाभा और जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। yes. इन्होंने ही उस विजन से एक 3-pronged स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे हम लोग जो है जाकर के एनरिच कर पाएंगे यूरेनियम को और अपने खुद के एनर्जी सोर्स बना पाएंगे। सो समवेयर ही प्लेड अ फिनोमिनल रोल। यस वी कैन जज हिज पॉलिसीज से कि हाँ मे बी अब इनमें से कुछ रेलेवेंट नहीं है, कुछ अभी भी हैं, but the role which he played is phenomenal, and I think we all should on his birthday appreciate the old man. Yes sir, that is right, because see, we must understand we should never look at any political leader in black and white, okay, everyone is gray and that is how humans are supposed to be. So that's why we must understand that whenever we are trying to talk about or understand a particular person, okay, that as an UPSC aspirant, और चलिए यूपी एस्पिरेंट छोड़िए, एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू शुड क्रिटिकली लुक एट देम। क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना बहुत जरूरी है, जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, सो आई थिंक दीज ऑल पॉइंट्स आर क्वाइट अंडरस्टूड बाय यू ऑल, और जरूर ये सेशन को आप फिर से एक बार देखिएगा टू अंडरस्टैंड विच ऑल टॉपिक्स वी अंडरस्टूड। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके GS 1, 2 एज अ मैटर ऑफ 3 और एसए के टॉपिक्स में भी काफी हद तक काम आ सकता है, एथिक्स में भी, एथिक्स में भी काम आ सकता है। तो इस तरीके से यू कैन डीकंस्ट्रक्ट ए टॉपिक एंड व्हाटएवर इवेंट्स गो ऑन डे टू डे लाइफ, उसको आप अपनी यूपीएससी जर्नी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। I hope this session was fruitful to all of you. That's it from my side. And thank you for a beautiful discussion, sir. Yes, thank sir. you for a beautiful Yes, discussion. sir. Thank you, guys. Thank you. Okay.